हम सब इस वक्त एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। बीमारी ने ऐसा लगता है जैसे हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। रोज़ किसी न किसी जानने वाले की बीमारी की खबर हमको सुनने को मिल रही है। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोरोना के बारे में। नमस्कार दोस्तों, DNP इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है कोविड-19 का। कोरोना की सेकेंड वेव ने भारत के तमाम राज्यों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। रोज़ सैकड़ों लोगों की बीमारी की खबर सुनने को मिल रही है। एक अजीब दहशत का सा माहौल पैदा हो गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं भारत की कोरोना स्टैटिस्टिक्स पे। द हिंदू के अनुसार 27 अप्रैल को कोरोना के 3,62,723 नए केसेस सामने आए थे। हमारे यहाँ पिछले कई दिनों से 3 लाख से ऊपर केसेस पॉजिटिव निकल रहे हैं। 27 तारीख तक टोटल इन्फेक्टेड लोग 1,79,88,603 हो गए थे। कुछ स्टेट्स जहाँ पे केसेस सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं वो है महाराष्ट्र, जहाँ पे 27 तारीख को 66,358 केसेस रिपोर्ट हुए थे। उत्तर प्रदेश, जहाँ 32,993 केस रिपोर्ट हुए थे। और केरला, जहाँ पे 27 तारीख को 32,819 केस रिपोर्ट किए गए थे। जिस तरह नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं उसी तरह नंबर ऑफ़ डेथ्स भी बढ़ रही हैं। 27 अप्रैल को इंडिया में 3,306 डेथ रिपोर्ट की गई थी। ये पहली बार है कि भारत में मरने वालों की संख्या 300 के ऊपर गई है। अब तक हमारे यहाँ कोरोना से मरने वालों की टोटल संख्या 2,01,186 हो गई है। इससे ज़्यादा मौतें सिर्फ US और मेक्सिको में हुई हैं। US में 5.7 लाख और मेक्सिको में 2.15 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मगर अच्छी बात यह है कि 27 अप्रैल को 2,59,542 लोग इस बीमारी से रिकवर हुए। अब तक की टोटल रिकवरीज हैं 1,48,05,207। द हिंदू ने बताया कि उन्होंने ये डेटा covid19india.org से सोर्स किया है। covid19india.org डेली फिगर्स का एक इंडिपेंडेंट एग्रीगेटर है। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से ज़्यादा ख़तरनाक क्यों साबित हो रही है। देखिए, सेकेंड वेव का बहुत तेज़ी से बढ़ने की कुछ वजह तो हमारे और आपकी लापरवाही है। हम लोग बिल्कुल जैसे पहले ज़िंदगी जीते थे वैसे जीना हम लोगों ने शुरू कर दिया। हम लोग ये भूल गए कि कोरोना भी है। मगर हमें ये समझने की ज़रूरत थी कि जैसे दूसरी कंट्रीज़ में सेकेंड और थर्ड वेव आई थी, उसी तरह हमारी कंट्री में भी सेकेंड और थर्ड वेव आ सकती है। और वही हुआ। सेकेंड वेव जब आई तो चूँकि लोग बिल्कुल सावधानी छोड़ चुके थे, ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। इसके अलावा UK और साउथ अफ्रीका के स्ट्रेन ने भी इस बीमारी को तेज़ी से बढ़ाने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। इसके अलावा लॉकडाउन का पूरी तरह से खुलना, शादियां, फेस्टिविटीज़, रैलीज़, ये कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जिसने कोरोना के स्प्रेड को बहुत तेज़ी से बढ़ाया। इतने लोगों के एक साथ बीमार पड़ने की वजह से भारत के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी बोझ बढ़ गया है। इसको टैकल करने के लिए हमें वॉर फुटिंग पे काम करना ज़रूरी है। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से हॉस्पिटल्स में बेड मुश्किल से मिल रहे हैं। लोगों ने अपने अपने घरों में मेडिसिन और ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा कर लिया है, जिसकी वजह से मार्केट में ऑक्सीजन और मेडिसिन की भी शॉर्टेज की खबर सुनने में आ रही है। इन सब खबरों से एक आम आदमी में डर का माहौल बन गया है। मगर मैं ये आपको बता दूं कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपको ज़बरदस्ती डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना से बचने के लिए जो चीज़ें आप पहले करते थे, आज भी आप वो चीज़ें करके कोरोना से बच सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप फेस मास्क का इस्तेमाल करें, अपने हाथों के सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, तो आप कोरोना से जैसे पहले वेव में बचे थे, आज भी आप इससे बच सकते हैं। आपको अगर ज़रूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। अगर बेहद ज़रूरी है आपको बाहर निकलना तो सारे प्रिकॉशंस के साथ ही आप घर से बाहर निकलें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है
और तकरीबन 85 से 90% केसेस में ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। देखिए, सेल्फ लिमिटिंग का ये मतलब होता है कि ये बीमारी अपने आप अपने समय से ठीक हो जाती है। कुछ लोगों को इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है और उनमें से कुछ लोगों को क्रिटिकल केयर की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ज़रूरत सबको नहीं पड़ती। आइए अब कुछ एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पर नज़र डालते हैं कि वो इस बीमारी और इसके इलाज के लिए क्या कहते हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, उनके मुताबिक ड्रग्स और टाइमिंग ऑफ ड्रग्स कोविड के ट्रीटमेंट के लिए बेहद ज़रूरी है। उनके अनुसार if you give them too early or too late, it would cause harm. Giving cocktail of drugs on day 1 can even kill your patient and would be more harmful. रेमडेसिविर के लिए डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि it's important to understand that remdesivir isn't magic bullet and isn't a drug that decreases mortality. We may use it as we don't have an antiviral drug. It is of no use if given early to asymptomatic individuals or patients with mild symptoms. Also of no use if given too late. उनके हिसाब से रेमडेसिविर सिर्फ उन पेशेंट्स को दी जानी चाहिए जो हॉस्पिटल में हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल फॉल कर रहा है और जिनके एक्सरे या सीटी स्कैन में चेंजेस दिखाई देते हैं। सेम चीज़ स्टेरॉइड के साथ भी है। आपको अपनी मर्ज़ी से ये दवाइयाँ खुद नहीं लेनी चाहिए। ऐसी ही कुछ बातें डॉक्टर फ़हीम यूनुस, जो कि इन्फेक्शस डिजीज़ स्पेशलिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड यूएसए में, उनका भी इन्हीं लाइंस पे कहना है। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोरोना से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं और इसके स्प्रेड को कम करने के लिए आपका क्या रोल हो सकता है। देखिए, ये बात कोई आपके लिए नई नहीं होगी। ये पिछले साल जब कोरोना हमारे यहाँ आया था, तब भी ये बातों का जिक्र कई लोगों ने कई बार किया था। उन्हीं चीज़ों का मैं जिक्र दोबारा कर रहा हूँ। वो चीज़ें ये हैं कि इन हालात में जबकि इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, अगर हो सके तो आप घर से बाहर ना निकलें। लेकिन अगर आपका घर से निकलना बिल्कुल ज़रूरी है तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि बग़ैर फेस मास्क के आप घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर आप निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन आप ज़रूर करें। इसके अलावा हाथों को लगातार सैनिटाइज़ भी करते रहें। हाथों का सैनिटाइजेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप घर में हैं तो आप लगातार अपना हाथ वक्तन पे वक्तन साबुन से धो सकते हैं, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा आपके पास सैनिटाइज़र भी होना चाहिए ताकि आप अपने हाथ को बार बार सैनिटाइज़ कर सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कोरोना से बचें तो आपको वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। वैक्सीनेशन आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड प्रोवाइड करता है। अगर मान लीजिए कोरोना आपको हो भी जाए और अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो ये वैक्सीनेटेड लोगों में कम कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। इसलिए अगर आपने अब तक अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो प्लीज़ अपने को वैक्सीनेट करवाएं, अपने परिवार के सब लोगों को वैक्सीनेट करवाएं जो 18 साल के ऊपर हैं। इसके अलावा एक चीज़ और जो आपकी इसमें मदद कर सकती है वो है स्टीम। हो सके तो दिन में 2 बार स्टीम ज़रूर लें। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो घर वापस आकर के आप पहले नहाएं, उसके बाद कपड़े बदलें और हो सके तो स्टीम ज़रूर ले लें। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोरोना आपको हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने को ये समझाने की ज़रूरत है कि ये एक बीमारी है और आप इस बीमारी पे विजय पा सकते हैं। आप ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले तो अपने को आप ये समझाइए कि आप ठीक हो जाएंगे, आपको हार नहीं माननी है। आप प्रिकॉशन सारे लीजिए, मगर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर ज़्यादातर लोग इस बीमारी से ठीक हो ही रहे हैं। अपने ऊपर और अपने डॉक्टर के ऊपर पूरा भरोसा रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ज़्यादातर लोग इसे अपने आप ठीक हो जाते हैं। अगर आप पॉजिटिव टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करें। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉजिटिव टेस्ट करने के बाद अपने को घर में आइसोलेट कर लें और अपना ख्याल रखें। ठीक से खाना पीना खाइए और ढेर सारा फ्लूइड लीजिए। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें और जो वो आपको बताए उसे आप पूरी तरह से फॉलो करें। अगर बुखार है तो डॉक्टर के कहे अनुसार क्रोसिन लें। अपना SpO2 लेवल भी ज़रूर मॉनिटर करते रहें।
SpO2 मॉनिटर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लो ऑक्सीजनेशन लेवल और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ दो ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो ये तय करते हैं कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है और आपको कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं है, तो आप इस बीमारी को आसानी से घर पर मैनेज कर सकते हैं। इन दो बातों के अलावा अगर आपके चेस्ट में पेन होता है या आपको कन्फ्यूजन लगता है या हर वक्त आपको नींद आती रहती है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और ये यकीन रखें कि आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगी का एक बुरा फेज़ है, मगर हमें आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये एक फेज़ ही तो है, गुज़र जाएगा। इस तरह के फेजेस ज़्यादा दिन नहीं चलते। हमें और आपको अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देना है। हम लोगों को इस बीमारी से डट के इस बीमारी का सामना करना है। पहले तो आप ये कोशिश करें कि आपको ये बीमारी लगे नहीं, सारे प्रिकॉशंस लें। अगर मान लीजिए आपको ये बीमारी हो भी जाती है, तो आप इसका डट के सामना करें और इससे आप बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे। इस चीज़ का आपको अपने ऊपर और अपने डॉक्टर के ऊपर यकीन रखने की ज़रूरत है। बहुत से लोग आखिर इस बीमारी से बाहर निकल चुके हैं, आप भी इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। इतनी इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में किसी नए गंभीर टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।